नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। नए साल में नया निवेश करना चाहते हैं या फिर पुराने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते हैं और नया फंड ऐड करना चाहते हैं और फंड की तलाश में हैं, तो आज आपकी अगर दुविधा है कि कौन सा फंड चुने, तो आपकी दुविधा हम दूर कर देंगे। लंबे वक्त के लिए निवेश करना है या फिर छोटे वक्त के लिए, ज़्यादा रिस्क लेना है या कम रिस्क लेना है, हर तरह की ज़रूरत के हिसाब से आज आपको फंड के सुझाव दिए जाएंगे। और वो सुझाव देंगे कोई और नहीं बल्कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसा रहा 2020 निवेश के लिहाज से? नॉट बैड एक्चुअली। और सबसे बढ़िया बात है, जिन लोगों ने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया उनके लिए तो नेचुरली एक तो जब बाजार गिरे तो और पैसा लगा ही होगा, स्पेशली एसआईपी वाले या फिर वो लोग जिन्हें गिरते हुए बाजार में देखकर मुंह में पानी आता है तो उन्होंने तो पैसा लगाया होगा और जिन्होंने गिरते हुए बाजार को देखकर पैसा निकाला उनके आंख में पानी। इनफैक्ट आपने कहा था, मुझे पुराना शो किया याद है पहले इसके, आपने कहा था कि लगाओ, गिर रहा है लगाओ लगाओ, बार बार कहा था। और जो लोग निकाले होंगे पैसा उस वक्त ना, मार्च अप्रैल के आसपास, जो आपने कहा आंख से पानी। हाँ, तो वही बात है स्वाति, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी 6 हफ्तों के लिए पैसा लगाइए, 6 साल के बाद देखिए। वो अलग बात है 6 महीने में काम हो गया ये तो हमें भी नहीं पता था, कभी कभी ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे देता है। करेक्ट। लेकिन हाँ, जब भी आपका छप्पर फटे तो आपके पास लेने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हाथ में कितना पानी इकट्ठा कर लेंगे, तो आपके पास अरेंजमेंट हो तो उसी की तैयारी आज करेंगे कि 2021 में और 2021 के बाद आपको कहाँ निवेश के बढ़िया मौके मिल सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर आप तो सुबह शाम स्टॉक्स की बात करते हैं, हम म्यूचुअल फंड वालों की तो सुनते ही नहीं हो। ऑन डिमांड ऑन डिमांड मतलब प्रेशर बहुत है। तो मैंने कहा चलिए कुछ मेरे चुनिंदा फंड जो मुझे पसंद है। नो डाउट हर आदमी के लिए फंड अलग तरह का होता है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक ब्रॉड पिक्चर में दे सकता हूँ कि मुझे जो फंड पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे पसंद है वो आप देख सकते हैं। बेहतर है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी लें, अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं। क्योंकि आमतौर पर जो सबसे बड़ा सवाल स्वाति जो है ना, और सब लोग पूछते हैं, अगर मैं कहीं गया कोई स्टॉक, मैं स्टॉक नहीं बताता, फिर मैं निकलना होगा तो कब बताऊंगा। अच्छा तो फंड ही बता दो तो कौन सा फंड जो सबसे बेस्ट हो। अच्छा। तो सबसे बेस्ट फंड वाली डेफिनेशन होती नहीं है, तो इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर देखिए कि आपको कौन सा फंड सूट करता है, कौन सा चाहिए। फिर भी हर एक कैटेगरी में जो बढ़िया फंड्स हैं वो मैं आपके सामने तो शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो और वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले इक्विटी और उसमें लार्ज कैप सेफ है, क्योंकि लार्ज कैप्स हैं तो लिक्विड हैं और बाजार ऊपर हो नीचे हो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, रिटर्न्स के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। और आमतौर पर ये फोकस फंड टाइप हुए या लार्ज कैप या फिर सेंसेक्स निफ्टी को ट्रैक करने वाले फंड हुए, इंडेक्स फंड हुए, वहां पर आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स मिल जाते हैं। जितना मार्केट दे रहा है उससे थोड़ा सा आप आउट ऑफ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास लार्ज कैप फंड्स में निवेश करने के। पहला तो ये कि आप निफ्टी या सेंसेक्स वाला फंड कोई भी ले लें, इंडेक्स फंड ले लीजिए और आमतौर पर उसमें वही रिटर्न आएंगे जो सेंसेक्स निफ्टी में आएंगे। थोड़ा सा ट्रेकिंग एरर छोड़ दें 10-20 बेसिस पॉइंट की, वो थोड़ा सा हो सकता है, बट अदरवाइज आमतौर पर आपको वही रिटर्न्स मिलेंगे जो इंडेक्स दे रहा है। तो उस लिहाज से अगर आपको किसी फंड मैनेजर पर भरोसा नहीं है ओके हालांकि जिन लोगों को ऐसे लोग हैं उनको मार्केट पे भी भरोसा नहीं होता फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, मुझे सिर्फ मार्केट पर भरोसा है, मार्केट जो रिटर्न देगा आई एम हैप्पी, तो फिर आप एक सेंसेक्स फंड ले लीजिए और वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। तो एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान ये एक अच्छा फंड है, 1600 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसमें फंड मैनेजर का तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं, ऑटोमेटिकली जो सेंसेक्स के 30 स्टॉक हैं उसी प्रोपोर्शन में पैसा जाना है। तो आपको लगता है सेंसेक्स के हिसाब से मुझे सेंसेक्स 50,000 लग रहा है, 55,000 लग रहा है, 60,000 लग रहा है, जो आपका टारगेट है उस हिसाब से डाल दीजिए, जो टारगेट आए उस समय निकाल दीजिए, तो उतना का उतना रिटर्न आ जाएगा। तो लार्ज कैप्स में अगर आपको एकदम पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है जिसमें आपकी फीस भी ज्यादा न लगे, आप चाहें तो डायरेक्ट प्लान में ही लगा लें, राइट, तो आपके उसमें कमीशन भी बचेगा। तो ये बाजार के रिटर्न के हिसाब से एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान। लेकिन अगर आपको एक लार्ज कैप फंड लेना है तो कैनरा रोबेको का एक ब्लू चिप फंड है, उसका भी 1125 करोड़ के आसपास का एयूएम है। वो एक अच्छा फंड है, वहां पर भी आप पैसा डाल सकते हैं। तो उसकी अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस है, छोटा फंड है कैनरा ब्लू चिप। सर एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, जो बहुत लोग आजकल पूछने लगे हैं हमसे कि जो बड़ा एयूएम हो जाता है तो दिक्कत होता है क्या फंड को मैनेज करने में, आपकी राय इस पे? लार्ज कैप्स में नहीं, लार्ज कैप्स में आप आराम से छोटे में भी बड़े में भी जाएं तो दिक्कत नहीं है। छोटे फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स में जितने छोटे फंड हो
बेहतर? देखो दोनों चीज चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज से ज्यादा पैसा है तो क्या करेंगे। करेक्ट। लार्ज कैप में पैसा है, आइडियाज लिमिटेड है, काम चल जाता है, लेकिन स्मॉल कैप में आपको लगाने के लिए आइडियाज भी बहुत चाहिए। और समझिए आपने कोई एक अच्छा स्टॉक ढूंढा है, 2 स्टॉक ढूंढे, 5 ढूंढे, लेकिन आप उसमें कितना स्टेक ले लेंगे। अगर थोड़ी स्टेक ली, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ एक स्टॉक में डाले, लेकिन आपका AUM ही 10,000 करोड़ है और वो स्टॉक डबल भी हो गया, तो नेट नेट कितना बढ़ेगा एनएवी, हार्डली। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में जब आप जा रहे हैं तो छोटे AUM के फंड मुझे पसंद है, लेकिन लार्ज कैप्स में कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब रुख करते हैं हम लोग मिड कैप सेगमेंट का, या फिर नहीं उसके पहले एक और कैटेगरी है दोनों के बीच की, लार्ज एंड मिड कैप कहते हैं इसे हम। तो उसमें आपकी राय क्या होगी, आपकी पिक क्या है लार्ज एंड मिड कैप में? देखिए इसमें मुझे जो लगता है ये उस तरह के इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जो सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न चाहते हैं। ओके, ठीक है, और वो ठीक है, ये सेफ भी है कंपैरेटिवली। वैसे तो इक्विटी में सेफ्टी नाम की कोई चीज होती नहीं है जो आपने 2020 में देख ही ली कि कितने सेफ हैं, लेकिन फिर भी जब मार्केट से रिटर्न कंपेयर करने की बात आती है तो ये फंड आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपके पास मिक्स है, ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स, थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स, और इसमें मिरे का जो एमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, मिरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये बढ़िया फंड है, 13,000 करोड़ का AUM भी है, अच्छी साइज का है। और कभी कभी लार्ज कैप फंड में अगर आप बड़ी साइज का AUM का फंड रखते हैं ना, तो रिडम्पशन छोटे मोटे आए तो फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। वो स्टेबल फंड है, तो उस लिहाज से ये एक फंड है जिसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक छोटा फंड भी देना चाहता हूँ, वो एक्सिस से है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ओके, एक तो इन फंड से मुझे बड़ी बड़ी समस्या है, सबके नाम ऐसे ही क्यों ना रख लें। सर प्लीज आप कीजिए ना इस पे कुछ, आप बात करें जरा सेबी से। उन्होंने हालांकि कहा हुआ है कि नाम बड़ा क्लियर रखिए, लेकिन अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? भाई मेरे नाम से पता चलता है मैं अनिल सिंह हूँ, आपसे स्वाति कुमारी पता चलता है, लेकिन वही वाली बात है कि ये फंड में हर एक में ऐसे ऐसे नाम रखेंगे कि हम जैसे लोगों की वैल्यू बिना मतलब बढ़ जाती है कि भाई हम बता रहे हैं ये लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप। होना ये चाहिए आम इन्वेस्टर अपने आप नाम पढ़कर समझ ले ये फंड लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, किस तरह का है। बट एनीवे जो है वो है। अभी तो फिलहाल आप ये 2 फंड नोट कीजिए, ये आपके काम के हो सकते हैं। मेरे एसेट इक्विटी एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और दूसरा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड दोनों लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में, और उन लोगों के लिए जो सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। ओके, और ये बता दें आपको हम कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में अभी वहाँ पे सिर्फ 2,500 रुपए की ही आप SIP कर सकते हैं, वो लिमिट लगा दी गई है इसमें। मतलब SIP ज्यादा पैसे ले नहीं रहे। नहीं, ये सरप्राइजिंग है। और जबकि मुझे वही लग रहा है कि है तो 13,000 करोड़ का ही फंड, और लार्ज कैप मिड कैप में डाल रहे हैं, डाल तो सकते हैं, बट पता नहीं मार्केट में सेफली आई गेस प्ले करना चाहते हैं कि लॉन्ग फंड टर्म में मैनेजर बहुत देखा बढ़िया, जाए। नीलेश खुराना साहब हैं, बड़े अच्छे फंड मैनेजर हैं, और अंकित जैन है, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा फंड है जिसमें आप डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा ज़्यादा अगर रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम भागेंगे मिड कैप की तरफ। मिड कैप किस तरह के निवेशक के लिए, पहली बार पोर्टफोलियो में सभी तरह के निवेशक के लिए है कि अब देख लें? देखिए एक सिंपल चीज है, हर तरह का फंड हर आदमी के काम का है। हाँ, ओके। सब्जेक्ट टू आपको ध्यान में ये रखना है कि जितना रिस्की फंड आप खरीद रहे हैं उतना समय लंबा कर लीजिए। जैसे आपने 6 साल का सोचकर अगर आज मार्च अप्रैल में पैसे लगाए होते, ठीक है, कि मेरे 6 साल बाद पैसे बनेंगे, चलेगा मुझे, 5 साल बाद बनेगा, 4 साल बाद बनेंगे, चलेगा, राइट। ऐसी सिचुएशन में अगर 6 महीने में बन गए तो खुश हो जाइए। सिंपल चीज है, मिड कैप सबके काम के हैं, लेकिन जब आप मिड कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो आप व्यू अपना 5 से 7 साल का कर लीजिए। लार्ज कैप्स में पैसा लगा रहे हैं तो मिनिमम 3 से 5 साल का व्यू रखिए, और वैसे ही स्मॉल कैप में जाएंगे तो व्यू अपना कम से कम 7 से 10 साल का कर लीजिए, तो आपके पैसे बन जाएंगे। करेक्ट, कोई चिंता की बात नहीं। पॉइंट क्या है, आप सबसे एग्रेसिव फंड में पैसा लगाकर सालों के बजाय महीनों में देखना शुरू करेंगे, हर महीने फैक्ट शीट, हर महीने रिटर्न कंपैरिजन, हर साल, वो नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी फंड रिस्की नहीं है लॉन्ग टर्म में, और हर एक फंड रिस्की है शॉर्ट टर्म में। और सर ये भी होता है, लोग लालच कर लेते हैं। आपने कहा 6 महीने में बन जाएगा ना पूरा, तो निकाल लो पैसे, आपका गोल यही था ना, तो निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, अब तो बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ने दो, और फिर इंतजार करते हैं ऐसे क्रैश का जहां पर आपके सारे पैसे निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो मिड कैप फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं, 2 फंड मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। एक तो है SBI का, ओके, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, बढ़िया फंड है, पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, स्टॉक्स अच्छे हैं, और इनके स्टॉक्स में जो एक मुझे अच्छी बात दिखती है स्वाति, वो ये कि
काफी हद तक इनके स्टॉक्स जो है ना नए जमाने के आईपीओ टाइप के, अच्छा, इन फंड्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। ओके, जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, जो लिस्टिंग के दिन दुगुना तिगुना है ना, वो है ना फंड की एनएवी को किक देते रहते हैं। राइट, तो मुझे वो पसंद है। और स्पेशली क्या है कि अगर कोई फंड आईपीओ में बड़ा एग्रेसिव है, बर्गर किंग में डाला, हैप्पीएस्ट में डाला, रूट मोबाइल में डाला, तो आपके लिए कुशन बढ़िया हो जाता है। लिस्टिंग से डबल टिबल हो रहा है, तो फिर आपके लिए और क्या चाहिए। तो इसलिए मुझे एसबीआई का ये फंड पसंद है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और इसका अच्छी बात है कि एयूएम छोटा है, 4000 करोड़ के आसपास का है, 4112 करोड़ जो लेटेस्ट आंकड़ा है। तो इसमें क्या मैनेजेबल भी है, तो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा फंड है वो डीएसपी का है, डीएसपी मिड कैप फंड, 9000 साढ़े 9000 करोड़ का एयूएम है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़िया है। मतलब 10 साल की परफॉर्मेंस आप 14 साढ़े 14% की CAGR से देखेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विनीत सांबरे सीजन फंड मैनेजर है, बढ़िया फंड मैनेजर है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे वो फंड भी पसंद है। ये दोनों फंड अच्छे हैं जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दो यहाँ पे नाम आपके सामने आ गए, क्विकली बढ़ लेते हैं अब स्मॉल कैप की तरफ। सुपर रिस्की कैटेगरी माना जाता है इक्विटी अपने आप में, आप ही ने कहा कि बहुत रिस्की है, लेकिन उसमें भी अगर एक कैटेगरी जिसको आप थोड़ा सोच समझ के, या फिर आप कहेंगे कि लंबे वक्त तक यहाँ भी खेल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। और अगर आपको रिस्क नहीं लेनी तो इक्विटी में आना ही क्यों है, लेकिन रिस्क सोच समझ के लेनी है। करेक्ट। मैं बताऊं स्वाति, पर्सनली आप मुझे पूछेंगी, मैं डेट में कभी रिस्क नहीं लेता। आप डेट में रिस्क लेते ही नहीं ना। ओके। डेट में पैसा ही हम डाल रहे हैं इसलिए कि हमें रिस्क नहीं चाहिए। रहे। हाँ। मैं कभी डेट में हाई रिस्क फंड में पैसा नहीं डालता, मैं कभी क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा नहीं डालता। अगर डेट में आधा 1% के रिटर्न के लिए मैं मेरा 99 रुपए को रिस्क पे डाल दूं, तो मैं तो बेवकूफ हूं। मुझे रिस्क पे डालना है तो इक्विटी को डालना है। डेट मुझे AAA चाहिए। ओके। वहां पैसा टूटे, प्रिंसिपल टूटे, ये बर्दाश्त नहीं। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। मैं बहुत क्लियर, मेरा फंड है ये। कई लोग डेट में भी हाई रिस्क फंड लेंगे, ये करेंगे, अपनी अपनी इच्छा है। अब भाई इतनी रिस्क लेनी है, आप 100 के 100 रुपए दांव पे लगा रहे हो, तो फिर यही ले लो इक्विटी। हो सकता है आपको जो 12 महीने का रिटर्न 12 दिन में आ जाए। एग्जैक्टली। हो ही रहा है आजकल तो। Exactly. तो इसलिए मैं रिस्क जहां लेना है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो मैं डेट में रिस्क नहीं लेना चाहता, इक्विटी में लेने में हर्ज नहीं। स्मॉल कैप फंड 10 साल का व्यू डाल दीजिए। 10 साल के व्यू से मतलब ये नहीं कि पैसा 10 साल बाद ही बनेगा, हो सकता है 10 महीने में ही बन जाए, 10 हफ्ते में ही बन जाए। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए 10 साल के लिए। पहले बन गया, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। फंड बता दूं मैं आपको, कोटक का एक स्मॉल कैप फंड है, पंकज टेबरेवाल, वंडरफुल, 2100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, छोटा है, मैनेजेबल है। इसमें एक ध्यान रखिए, जो बड़े AUM वाले फंड्स हैं, जिनमें एसेट्स ज्यादा हैं, जिनमें फंड की साइज बड़ी है, पैसा मत डालो। ओके। उसमें पैसा नहीं बनेगा, छोटे फंड में बनेगा। लेकिन छोटे फंड में होता क्या है प्रॉब्लम, ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा नहीं होता फंड का, या ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास फंड मैनेजर का नहीं है। लेकिन यहाँ पर है, पंकज टिब्रेवाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। तो कोटक वाला फंड ये एक परफेक्ट है। दूसरा है SBI का स्मॉल कैप फंड। अरे ये तो मेरा फेवरेट है, मतलब अब से नहीं, सालों से फेवरेट है। 6200 करोड़ के आसपास का AUM है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये SBI का स्मॉल कैप फंड मैनेज किया श्रीनिवासन साहब है जी। और बढ़िया फंड है और पोर्टफोलियो सुपर। तो ये दो फंड है जो आप स्मॉल कैप के बेस पे डाल के रखिए आराम से, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात। सर एक सवाल पूछे यहाँ पर आपसे, दो अगर आपने कहा छोटा फंड मतलब AUM हो तो बेहतर है, जब बड़ा हो जाता है वो, आज 2000 है, कल को वो 8000 हो जाएगा, तो उस वक्त क्या स्विच करने की जरूरत पड़ती है निवेशकों को, आपको लगता है, या फिर क्या करना? बहुत अच्छा सवाल है स्वाति। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको देखना है कंपेयर करके कि भाई मतलब क्या होता है, आदमी को 100 मीटर दौड़ना है तो बहुत तेज दौड़ लेगा, क्या उसी स्पीड से 5 किलोमीटर थोड़ी दौड़ पाएगा? करेक्ट। तो अगर आपका फंड छोटा है और आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या फंड बड़ा होने के बाद भी वैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब आपको पीयर से कंपैरिजन करना है, उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स कैसे कर रहे हैं, और अगर उसके मुकाबले में आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर सोचो, एडवाइजर से पूछो, फिर स्विच करो। देखो स्विच करने में भी 50 झंझट है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स का एंगल देखना है, रिटर्न्स, अगर अच्छा, और स्विच तभी करना है ना जब आपको वाकई में बेटर ऑप्शन मिले। Absolutely. और 1-8% ऊपर नीचे के लिए स्विच करना भी नहीं चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के पहले आपको ये दोनों चीजें देखनी कि जिसमें आप जाना चाहते हैं वो कैसा है, और पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस बड़ा होने के बाद
क्या फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है? जैसे बच्चे बड़े हो जाए फिर अपने हिसाब से चलते हैं वैसा फंड बड़ा होने के बाद वैसा चल रहा नहीं चल रहा जैसा आपने सोचा था, वो देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब एक आखिरी कैटेगरी इक्विटी की, थोड़ा उसमें रायता फैला हुआ है अभी उस कैटेगरी में। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों आ चुका है, तो कुछ हैं जो अब फ्लेक्सी कैप में चेंज हो चुके हैं, कुछ पुराने मल्टी कैप में हैं। आप किसी में भी कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? अभी इसमें रायता पूरा फैला नहीं, फैलना बाकी है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा अभी और कुछ समय तक कंफ्यूजन रहेगा। एक बार ये पूरा जो नई गाइडलाइंस आई है सेबी की कि मल्टी कैप फंड्स में 50% ही आप लार्ज कैप रख पाएंगे, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होने, प्लस एमफी की नई लिस्ट भी आएगी कि कौन से लार्ज कैप है, कौन से स्मॉल कैप है, कौन से मिड कैप्स हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अलग अलग फंड क्या क्या करते हैं। तो मैं एक सिंपल चीज़ है कि इसमें मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि नया निवेश ना करें तो भी चलेगा। अगर आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है उसी को होल्ड करिए, लेकिन फिर भी वो मतलब दिल के करीब तो है ये फंड, क्योंकि इसमें है ना मैं फंड मैनेजर की इंटेलिजेंस चेक करता हूँ, एब्सोल्युटली, ये कितना होशियार है ना। तो वो चेक करने का सबसे बड़ा फंड यही है, बेस्ट फंड मैनेजर की बोल रहा हूँ। फंड हाउस की इंटेलिजेंस अलग तरीके से चेक करूंगा, ये फंड मैनेजर की इंटेलिजेंस चेक करने का फंड है, जिसमें फ्लेक्सी फंड या मल्टी कैप फंड। तो इसमें फिलहाल मैं चूंकि बदलाव होने, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरे फंड अच्छे नहीं है, लेकिन जहां बदलाव हो चुके हैं या करने की अब आगे जरूरत नहीं, उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक फंड रिकमेंड करूंगा, और वो है पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये आप डाल सकते हैं, 5,700-800 करोड़ का AUM है, परफॉर्मेंस के बहुत ही बढ़िया है, कहीं कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, बढ़िया फंड है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फंड मैनेजर सारे सीजन है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये एक फंड है फ्लेक्सी कैप में जो आप डाल सकते हैं। चलिए, तो फ्लेक्सी कैप में आपके सामने एक रिकमेंडेशन अनिल जी की तरफ से। अब हम इक्विटी कैटेगरी पूरा कर चुके हैं, उसमें एक हाइब्रिड और मैं करना चाहता हूँ, जो इक्विटी और डेट मिक्स। हाँ, वो हम अभी इक्विटी खत्म हो गया, क्योंकि उसमें बाकी और भी है, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। हाइब्रिड में दोनों का क्योंकि मिक्स होता है, डेट और इक्विटी का, तो उसमें बहुत लोग कहते हैं कि अगर पहली बार निवेश कर रहे हैं और इक्विटी से भी बहुत डर लगता है, थोड़ा सेफली खेलना चाहते हैं, दोनों का मिक्स एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, फिर आप इक्विटी में जाइए पूरा। तो वैसे में आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी सर? देखिए स्वाति, इस फंड में मैं है ना फंड हाउस को चेक करता हूँ। अच्छा, हाइब्रिड के लिए? हाइब्रिड में हाइब्रिड में क्या है, फंड हाउस की थ्योरी, उसकी फिलोसॉफी और उसके सिस्टम प्रोसेस कितने मजबूत है। क्योंकि बेसिकली हाइब्रिड फंड में क्या होता है, वक्त के साथ वो इक्विटी में चले जाते हैं, वक्त के साथ डेट में आ जाते हैं, अपना एक्सपोजर इक्विटी डेट में कम ज्यादा करते रहते हैं। कि मार्केट बहुत खराब है तो इक्विटी में बढ़ा देंगे पैसा, मार्केट बहुत अच्छी तो इक्विटी से निकाल के डेट में जाते रहेंगे। अभी एक्चुअली देखा जाए तो उल्टा साहब है, इक्विटी हाईएस्ट लेवल पे, डेट लोएस्ट लेवल पे, लेकिन डेट में अभी पैसा डालेंगे लोएस्ट और ब्याज दरें बढ़ गई तो वो भी एक रिस्क है। ऐसी सिचुएशन में फंड हाउस की फिलोसॉफी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, और वो अपने पोर्टफोलियो को कितना बेहतर मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, ये हाइब्रिड फंड्स बताते हैं। तो इसलिए हाइब्रिड फंड में मैं आपको है ना सिर्फ एक ही फंड में बताऊंगा। अच्छा। कुछ डायनामिक एसेट फंड्स भी हैं, वो भी लोगों को पसंद है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही फंड आपको इसमें बताऊंगा, और वो है ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। अच्छा फंड है, अच्छी उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी लंबे समय से वो फंड परफॉर्म भी कर रहा है, और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का फोकस पूरा इस फंड पे। कई बार क्या होता है, एक चीज और आपको समझनी चाहिए, कई बार क्या होता है, कोई फंड ऐसा है जो ये हमारे पास भी होना चाहिए। ऐसा ना, मेरी वार्डरोब पे अच्छा एक बंद गले का जैकेट भी होना चाहिए, एक ऐसा सूट भी होना चाहिए, कि ऐसी जैकेट भी होनी चाहिए, उस तरह का। अब वो मैं भी साल 2 साल में एक बार पहनूं, फिर भी होना चाहिए मेरे पास। कई सारे फंड हाउस इस फंड को इस तरह से रखते हैं कि एक होना चाहिए भी, पड़ा है किसी को, बहुत सारी कैटेगरी है तो उसमें सब भर दो। किस फंड हाउस का वाकई में फोकस है। तो ICICI प्रू में मुझे जो अच्छी बात लगती है कि फंड मैनेजमेंट के मामले में निमेश शाह, S नरेन, इन दोनों का फोकस इस फंड पर है। आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से। इसलिए मुझे ICICI प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड इस कैटेगरी में पसंद है। तो अगर आपको फंड हाउस पर, फंड मैनेजर के एक्सपर्टाइज पर कॉल लेना है, ये फंड है आपके लिए। चलते हमारी खास पेशकश में आज आपको हम बता रहे हैं, कुछ फंड्स के सुझाव दे रहे हैं, और सुझाव दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अब हम आते हैं उस कैटेगरी की तरफ जिसमें थोड़ा इस बार खबरें ज्यादा रही। वो है डेट। हिल गया था बाजार एकदम जब मार्च और अप्रैल में जब फ्रैंकलिन वाली घटना हुई थी, और उसके बाद से हमारे शो में तो एकदम ऐसे सवाल कि डेट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो हमने उसमें से कुछ कैटेगरी, सारी कैटेगरी हमें लगता है कि लेने की जरूरत नहीं है, तो हमने शॉर्ट टर्म डेट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंकिंग पीएसयू। और सारे इसलिए भी नहीं लेने के लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट में कुछ बनेगा नहीं, वो आप सिर्फ पार्क करने के लिए रखते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं। तो अगर थोड़ा लंबा वक्त के लिए रखना है डेट में, तो सर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। मेरा व्यू इस वक्त शॉर्ट टर्म फंड पे ज्यादा है। ओके। उसका रीजन ये कि पता नहीं समहाउ मेरी ऐसी फीलिंग है कि ब्याज दरें और यहाँ से नीचे बहुत जाएगी नहीं, स्टेबल रहेगी, और हो सकता है सेकंड हाफ में आते आते थोड़ी बढ़ने की कोशिश करें। और भले आरबीआई बढ़ाए ना बढ़ाए, मार्केट में ब्याज दरें थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, राइट, इन्फ्लेशन को देखते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए। खाली एक ही चीज प्लस पॉइंट है कि लिक्विडिटी बहुत है, तो जब तक लिक्विडिटी है तब तक बढ़ेंगी नहीं, लेकिन बहुत पैसा बन जाएगा इसकी संभावना कम है। तो ऐसे में अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो शॉर्ट टर्म फंड में रहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो फंड है वो आपके लिए ठीक है। उसमें मैं दो फंड आपको बताऊंगा, एक है HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड और दूसरा है ICICI प्रू शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये फंड के नाम मुझे बहुत पसंद है। नाम से पता चल जाता है ये काम क्या करने वाले हैं। तो ये दोनों फंड ऐसे हैं जहाँ साइजेबल चंक है। अच्छा, एक और चीज स्वाति बताना चाहता हूँ, जब आप डेट फंड चूज करें तो जो जितना बड़ा फंड है उसको चूज कीजिए। इक्विटी में मैं छोटे AUM वाले फंड पे जाता हूँ, डेट में जितने बड़े फंड है उस पे जाता हूँ। तो कभी भगवान ने करे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन टाइप का मामला हो जाए तो जो आपकी एसेट्स रिस्क पे आए वो उस फंड का बहुत छोटा पोर्शन है ना। और प्लस डेट मार्केट लिक्विड है, लेकिन फिर भी कभी अचानक से रिडम्पशन बहुत सारे आ जाए कर जाए, तो इनके पास जितना ज्यादा कॉर्पस है, जितना ज्यादा AUM है, आराम से बेच सकते हैं। तो ये दोनों फंड आपके लिए। तो ये शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के हिसाब से। दूसरा एक आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जहाँ पे क्वालिटी जो होती है पेपर्स की वो अच्छी होती है, क्योंकि सेबी ने कहा हुआ है कि आप इसमें अच्छे क्वालिटी वाले इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे सेफ्टी एटलीस्ट क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा कम है बाकी की तुलना में। तो इनमें अगर और इसमें लंबे वक्त के लिए भी निवेश कर सकते हैं थोड़ा अगर करना हो तो। इसमें आपकी पसंद? 3 साल का व्यू कम से कम होना चाहिए। उससे कम का व्यू है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड लीजिए मत, और लेना है तो आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक ये है जो अच्छा है, और दूसरा IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये दो फंड ऐसे हैं जहाँ पर आप व्यू बनाकर ले सकते हैं। दोनों का AUM 20-22 हजार करोड़ से ज्यादा है। लिक्विड फंड है, आराम से पोर्टफोलियो बढ़िया मैनेज कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो में जो AAA पेपर्स हैं उनकी मात्रा जितनी मुझे चाहिए उतनी है। ताकि आपको ये रिस्क ना रहे कि भाई AAA पेपर्स नहीं है। 60-61% आदित्य बिरला वाले फंड में AAA पेपर्स हैं, IDFC में 63-64% है। तो थोड़ा पेपर क्वालिटी बढ़िया है, वो आपको स्टेबिलिटी देती है, और बाकी फंड आपको थोड़ा रिटर्न देता है। और आखिरी दो फंड पे नॉर्मली लोगों का लगता है कि वहाँ पे रिस्क एकदम नहीं है, एक तो बैंकिंग PSU और एक गिल्ड। हम गिल्ड को भी साइड कर देते हैं, आज जब बैंकिंग PSU पे फोकस करते हैं, लोगों को लगता है इसमें रिस्क है ही नहीं। ये थोड़ा गलत है मानना। रिस्क दो तरह की है, एक क्रेडिट रिस्क और दूसरी ब्याज दरों की रिस्क। तो ब्याज दरों की रिस्क तो हर एक फंड में है। क्रेडिट रिस्क गिल्ड्स में तो 0 है। PSU फंड्स में आप नहीं के बराबर मान सकते हैं, ये तो कभी नहीं कह सकते कि नहीं है, नहीं के बराबर है। इसलिए मैं कई बार बैंकिंग और PSU फंड्स को रिकमेंड भी करता हूं कि आप बजाय गिल्ड के ये ले लें, हल्की सी रिस्क के साथ ले रहे हैं तो ऐसे में दो फंड है। यहाँ भी आदित्य बिरला वाला बैंकिंग एंड PSU फंड है, वो अच्छा है, वो ले सकते हैं। 15,000 करोड़ का AUM वाला अच्छा फंड है, बड़ी साइज का फंड है। यहाँ मैं बड़ी साइज देखता हूँ तो ये ले लीजिए। और दूसरा एक और फंड है IDFC वाले। समाओ IDFC के फंड और आदित्य बिरला के डेट फंड दोनों अच्छा कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो भी ठीक है। तो ये दो फंड है आपके लिए जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास करीब हमने 5, 3, 6, 8, 9 कैटेगरी में हमने आपको रिकमेंडेशन दे दी है फंड्स की। अब अगर आपका जो भी ज़रूरत थी आपकी, उसको उसके हिसाब से अपना रिस्क एपिटाइट अनिल जी देखना बहुत ज़रूरी है। और कितनी रिस्क लेनी, कितने समय के लिए लगाना, कितनी कमाई करनी, और लालच ना करें। जैसे निकलने का वक्त लोगों को पता नहीं होता फंड में से, वो जानते हैं कब डालना है, लेकिन कब निकलना है वो उनको नहीं आइडिया होता। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, लालच ना करें और आलस ना करें, और जैसे ही लक्ष्य पूरा हो जाए पैसे निकाल लें। सारे नाम आपकी स्क्रीन पर है, नोट हम उम्मीद करते हैं कर लिया होगा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इन सारे सुझावों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए, आपके अपनों के लिए और आपके निवेश के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।